नमस्कार। हाँ, तो आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफ़र पर निकल रहे हैं। सीधे प्राचीन भारत की हड़प्पा सभ्यता या जिसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं, उसकी दुनिया में। हमारे पास कुछ नोट्स हैं, कुछ ज़रूरी जानकारी है, जो परीक्षाओं के लिहाज से या फिर इस सभ्यता को बस समझने के लिए काफ़ी काम किए हैं। तो हमारा इरादा ये है कि इन स्रोतों से सबसे ख़ास, सबसे चौंकाने वाली बातें निकालें, एक साफ तस्वीर बनाने की कोशिश करें इस पुरानी सभ्यता की। चलिए शुरू करते हैं फिर। हाँ बिल्कुल। और ये समझना जरूरी है कि ये सभ्यता फैली हुई थी लगभग 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के बीच। और इसका फैलाव भी कुछ छोटा मोटा नहीं था। आज का जो उत्तर पश्चिमी भारत है और पाकिस्तान, वो पूरा इलाका इसमें आता था। अच्छा। शुरुआत उन जगहों से करते हैं जहां ये सब मिला। सबसे पहले तो शायद हड़प्पा ही खोजा गया है ना। हाँ, 1921 में दयाराम साहनी ने। हाँ, हड़प्पा पहले था। और फिर अगले ही साल 1922 में आर.डी. बैनर्जी को मिला मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो, जिसका मतलब है मरे हुए लोगों का टीला। नाम ही अपने आप में कितना रहस्यमयी लगता है तो। और मोहनजोदड़ो की बात करें तो वहां का जो विशाल स्नानागार है, ग्रेट बाथ, वो तो गजब का है। मतलब सिर्फ एक तालाब नहीं है वो, उसकी बनावट देखिए, पानी लाने ले जाने का इंतजाम, उस जमाने की इंजीनियरिंग कमाल है। तो क्या लगता है किस लिए इस्तेमाल होता होगा ये? कोई खास मौका? हाँ, अंदाजा यही है कि शायद ये किसी बड़े धार्मिक या सामाजिक स्नान के लिए रहा होगा। ये दिखाता है कि उनका समाज कितना संगठित था। फिर गुजरात चलते हैं। लोथल 1955 में एस.आर. राव ने खोजा, वहां बंदरगाह मिला, मतलब डॉकयार्ड। हाँ, लोथल बहुत महत्वपूर्ण है। बंदरगाह, बड़े बड़े गोदाम, नहरें, ये सब समुद्री व्यापार की तरफ साफ इशारा करते हैं। व्यापार, समंदर पार, किन लोगों से होता था ये व्यापार, कुछ अंदाजा है? देखिए, पक्के तौर पे कहना मुश्किल है, लेकिन मेसोपोटामिया जैसी जो दूसरी सभ्यताएं थीं उस समय की, उनके साथ व्यापार के सबूत मिलते हैं। जैसे हड़प्पा की बनी मोहरें वहां मिली हैं। तो लोथल एक अहम केंद्र रहा होगा इस व्यापार का। अच्छा, और गुजरात में ही धौलावीरा भी तो है, वो शायद बाद में मिला, 1990 में जेपी जोशी ने खोजा था। हाँ, धौलावीरा। वहां की पानी बचाने की व्यवस्था, मतलब वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, वो तो आज के जमाने में भी सीखने लायक है। और एक और खास बात, वो शहर 3 हिस्सों में बटा हुआ था, शायद अलग अलग वर्गों या कामों के हिसाब से। ये थोड़ा अलग है बाकी जगहों से। कमाल है। अच्छा, और राजस्थान में कालीबंगा का जिक्र आता है, 1953 एक घोष, वहां कहते हैं जूते हुए खेत के निशान मिले। बिल्कुल, कालीबंगा से जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, जो दिखाता है कि खेती कितने व्यवस्थित तरीके से होती थी, हल्का प्रयोग होता था। और हरियाणा का राखीगढ़ी, सुना है वो अब तक का सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल है, 1997 में खोजा गया। हाँ, राखीगढ़ी का क्षेत्र काफी बड़ा है। लगातार खुदाई से नई चीजें सामने आ रही हैं। ये वाकई में एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण शहर रहा होगा। और पाकिस्तान में चन्हूदड़ो, एन.जी. मजूमदार 1931, वहां क्या खास मिला? चन्हूदड़ो एक तरह से औद्योगिक केंद्र जैसा था। वहां मन के बनाने के, कंघे, खिलौने बनाने के कारखाने मिले हैं। इससे उनके कारीगरी के हुनर का पता चलता है। तो मतलब शहर बड़े योजनाबद्ध थे, सड़कें एकदम सीधी, एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई, ग्रिड पैटर्न जिसे कहते हैं। और शहर में एक ऊंचा हिस्सा, दुर्ग, और एक निचला हिस्सा होता था आम लोगों के लिए। ऐसा क्यों? ये नगर नियोजन उनकी सबसे बड़ी खासियत थी। वो जो ऊंचा हिस्सा था, दुर्ग, वो शायद शासक वर्ग या पुरोहितों के लिए होता होगा, या फिर महत्वपूर्ण सार्वजनिक इमारतें वहां होती होंगी। और निचला हिस्सा आम आबादी के लिए था। ये समाज की संरचना दिखाता है। और नालियों का सिस्टम, वो तो लाजवाब था, सुना है। अरे वो तो अद्भुत था। हर घर से ढकी हुई नालियां निकलती थी, जो सड़क के किनारे बनी मुख्य नाली में मिलती थी। सब पक्की ईंटों से बनी हुई। सोचिए, साफ सफाई पर कितना ध्यान था। घर भी तो पक्की ईंटों के बनते थे ना, कच्चे नहीं, कई तो 2-2 मंजिला भी। हाँ, पक्की ईंटों का मानकीकृत इस्तेमाल इनकी एक और बड़ी पहचान है। घरों में आंगन, रसोई, स्नानघर, सब कुछ व्यवस्थित होता था। धातु का इस्तेमाल कैसा था? क्या लोहा जानते थे वो? नहीं, लोहा नहीं, लौह युग इसके बाद आता है। ये कांस्य युगीन सभ्यता थी। तांबा और कांसा खूब इस्तेमाल होता था, औजार, बर्तन, हथियार बनाने के लिए। इसके अलावा सोना और चांदी भी मिला है, जिनसे गहने वगैरह बनते थे। और कला, वो मोहनजोदड़ो से मिली कांसे की नाचती हुई लड़की की मूर्ति,
कितनी मशहूर है। हाँ, वो डांसिंग गर्ल वाकई में अनोखी है। उस जमाने की धातु की ढलाई का बेहतरीन नमूना। बहुत स्वाभाविक लगती है। और एक वो मोहर है जिस पर कोई योगी जैसा बैठा है, जानवरों से घिरा हुआ। पशुपति मोहर कहते हैं उसे। क्या वो शिव का पुराना रूप है? ये एक व्याख्या है। उस मोहर पर एक आकृति है जो योग मुद्रा में बैठी है, जिसके चारों ओर जानवर हैं। कुछ विद्वान इसे आदिशिव या पशुपति का रूप मानते हैं। लेकिन ये सिर्फ एक अंदाजा है, क्योंकि हम उनकी भाषा या धार्मिक ग्रंथों को पढ़ नहीं सकते। हाँ, वो लिपि, वो तो सबसे बड़ा रहस्य है। चित्रों जैसी लिखावट है ना, पिक्टोग्राफिक। बिल्कुल, ये मोहरों पर, बर्तनों पर, तांबे की पट्टिकाओं पर मिलती है, पर आज तक कोई इसे पूरी तरह समझ नहीं पाया है। अगर ये पढ़ ली जाए तो कितना कुछ पता चल सकता है। सोचिए तो, उनके समाज, उनके धर्म, उनके ज्ञान विज्ञान के बारे में हमारी समझ पूरी तरह बदल सकती है। पर फिलहाल ये एक पहेली है। खेती की बात करें तो गेहूं, जौ तो थे ही। हाँ, गेहूं, जौ मुख्य फसलें थीं। कपास भी उगाते थे, जिसके सबूत मिले हैं। और कालीबंगा में हल के निशान तो मिले ही हैं। और धर्म, पूजा पाठ कैसा था? मूर्ति पूजा थी, ऐसा लगता है। बहुत सारी मिट्टी की मूर्तियां मिली हैं, खासकर महिलाओं की, जिन्हें मातृ देवी माना जाता है। पशुपति वाली मोहर भी धार्मिक महत्व की लगती है। कुछ जगहों पे अग्निकुंड जैसे स्ट्रक्चर मिले हैं, तो शायद अग्नि पूजा भी होती होगी। जल पूजा के संकेत भी हैं, जैसे वो विशाल स्नानागार। पर सब कुछ संकेतों पर आधारित है। तो कुल मिलाकर देखें तो हड़प्पा सभ्यता अपने समय से बहुत आगे थी, खासकर शहरों की प्लानिंग और पानी का मैनेजमेंट। एक बहुत ही विकसित और व्यवस्थित समाज लगता है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। और ये सोचना ही कितना रोमांचक है कि उनकी वो जो लिपि है, जिसे हम पढ़ नहीं पाए हैं, उसमें न जाने क्या राज छिपे होंगे। अगर वो गुत्थी सुलझ जाए तो शायद इस महान सभ्यता की कहानी का एक नया ही अध्याय खुल जाए। सही कहा। ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी इतिहासकारों और खोज करने वालों को अपनी तरफ खींचता है। और ये भी सोचने की बात है कि बिना उनकी भाषा समझे हमने सिर्फ खंडरों और चीजों से ही कितना कुछ जान लिया है। अभी ना जाने उनकी कहानी के और कितने पहलू खुलने बाकी होंगे। सोचने वाली बात है ये।